बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 12 में। आपने इस चैप्टर के वीडियो नंबर 7 मीन्स इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस की थी। तो उम्मीद की जा रही थी कि आपने शुरू से लगातार हमारी 6 वीडियो देखे होंगे। उसके बाद 7वां वीडियो जो है वो न्यूमेरिकल का था। तो ये न्यूमेरिकल तो तभी समझ में आएंगे जब आप पहले से जो है वीडियो देख करके रखेंगे। डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं समझना, लगातार पहले वीडियो से लेकर के 6 वीडियो तक देखिए, फिर 7वां वीडियो देखिए, तभी तो न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। तो न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको करने के लिए, समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट अभी हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो हमारा वीडियो नंबर 1 से लगा करके सारे वीडियो देखें, क्योंकि चैप्टर का कंटिन्यूएशन तभी बनेगा कि इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, तो तभी तो समझ में आएगा। उछल कूद करके पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, 12th में थोड़ा सीरियस तो होना ही पड़ेगा। यदि आप शुरू से ही थोड़ा बहुत सीरियस रहते हैं तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यदि ज़्यादा सीरियस रहेंगे तो उसी तरह से आपके मार्क्स समझो बढ़ते चले जाएंगे। तो सीरियस तो रहना ही रहना है। काम चलाओ तो कोई भी पास कर लेता है 12th। और ये भी जानिए कि 12th की परीक्षा आपको बार बार नहीं देनी है, जिंदगी में एक बार ही देनी है। इसलिए जो है पूरा जोर लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए हर सब्जेक्ट में, जिससे कि एकदम से अच्छे नंबर आ जाएं, आपका बेसिक भी क्लियर हो जाए, और जिससे कि आने वाले कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन में जब आप बैठे हैं तो उसमें भी अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आज हम अपना अगला वीडियो लेकर के आए हैं। ये पूरा थ्योरेटिकल है और इसमें एक डेरिवेशन भी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको हम इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो कह सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्यों? क्योंकि यहां पर हम आज गॉस प्रमेय या गॉस लॉ को डिस्कस करेंगे, और गॉस लॉ जो है परीक्षा में आना ही आना है। गॉस लॉ के जो एप्लीकेशन हैं, गॉस लॉ के अनुप्रयोग जो हैं, वो परीक्षा में जरूर आते हैं। हर साल कम से कम एक अनुप्रयोग जो है, यानी फार्मूला डेरिवेशन जो कि गॉस लॉ पे बनता है, आता ही आता है। तो इसलिए ये जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो प्रश्न पूछा जाता है वो अक्सर 5 नंबर का ही पूछा जाता है। तो इस वीडियो और अगले वीडियो तक हम पूरा कवर कर लेंगे कि गॉस लॉ के अनुप्रयोग क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स का क्या होता है। विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स में क्या है कि हमने विद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ रखा है। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित मानी जाती हैं। अब किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, या उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स की क्या परिभाषा होगी? किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाता है। एक तो ये परिभाषा है। दूसरी परिभाषा जो है बिल्कुल मैथमेटिकल है, कोई भी परिभाषा याद कर सकते हैं दो में से। क्या? किसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन होता है। मतलब यदि किसी पृष्ठ से बद्ध हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस पृष्ठ पर उपस्थित जो विद्युत क्षेत्र है उसका पृष्ठ समाकलन हम निकालें तो हमें उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। इसको मैंने बोर्ड पे भी नोट कर रखा है, और मैंने पहले ही अनुरोध कर रखा है कि आप यदि हमारे वीडियो देखें, कॉपी और पेन लेकर के बैठें और ये सब चीजें नोट करते जाएं, तो एक तरह से आपके नोट्स भी बन करके तैयार हो जाएंगे। देखिए मैंने क्या लिख रखा है, आइए समझते हैं। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स
तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप उस पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स कहते हैं। ये मैंने बताया कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप उस पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स कहते हैं। दूसरी परिभाषा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। समाकलन का नाम तो सुना ही होगा निश्चित रूप से। तो इसी परिभाषा के आधार पर हम आगे लिख रहे हैं, यदि किसी विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल सदिश ds, इसको एरिया वेक्टर कहते हैं, के बीच कोण थीटा हो, यानी E और क्षेत्रफल सदिश इनके बीच का कोण थीटा हो, तो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है, समाकलन का ये चिन्ह बना हुआ है समाकलन, और ये हमने यस भी लिख दिया इसके साथ। यस का मतलब होता है सरफेस इंटीग्रल, है ना, पृष्ठ समाकलन। तो E डॉट ds ये विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन है। तो विद्युत फ्लक्स जो होता है वो उस पृष्ठ से संबंधित विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन होता है E डॉट ds। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो E ds cos थीटा आ जाएगा। E cos थीटा हमने अलग कर लिया, तो इसका समाकलन ds क्या है, क्षेत्रफल है, और समाकलन ds का मतलब है पूरा क्षेत्रफल कितना है। यहां हमने लिख रखा है कि समाकलन ds बराबर यस मीन्स कुल क्षेत्रफल, उस पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल है जिससे हमें बद्ध विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो इस तरह से फाई बराबर E यस कॉस थीटा है। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है, यस क्षेत्रफल का मान है, और कॉस थीटा जो है वो E और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। मतलब इसको चित्र से समझे तो मान लिया ये हमारा कोई पृष्ठ है, ठीक है। अब हमने यहां पर ये छोटा सा एक क्षेत्रफल लिया, इसको मैंने कहा ds है, ये है ना, और इस क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल है ना। मान लिया यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो ये है, और जो सदिश क्षेत्रफल है वो ये है, ये कोण थीटा है, ठीक है। तो इस छोटे से क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमें निकालना है, तो E डॉट ds के बराबर होगा इस पूरे क्षेत्रफल, इसका पूरे का क्षेत्रफल जो ये हमने लिया है, इसका क्षेत्रफल यस है, पूरा क्षेत्रफल। तो इस पूरे क्षेत्रफल से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा ये पता करने के लिए हमने क्या किया है, इस विद्युत क्षेत्र का E का पृष्ठ समाकलन निकाला है, क्योंकि इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और E और क्षेत्रफल सदिश के बीच में कोण जो है वो थीटा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्रफल से, इस पूरे क्षेत्रफल का मान यस है, उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान E यस कॉस थीटा होगा। और विद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या प्रदर्शित करता है, उस दिए गए पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप। अब विद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। देखिए E क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन बटे कूलम। ये विद्युत यस क्या है, क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर का वर्ग। तो इस तरह से विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो है वो हो गया न्यूटन मीटर का वर्ग, न्यूटन मीटर का वर्ग पर कूलम। विमा भी लिखने को आती है, तो विमा लिखना सीख लीजिए। देखिए न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है, बल की विमा मालूम होनी चाहिए, वो होती है mL/T-2, और ये तो बल की विमा हो गई। दूसरा क्या है, मीटर का वर्ग मतलब L का स्क्वायर बटे कूलाम। कूलाम क्या होता है, Q बराबर A जो है, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है I इंटू टी, करंट
मतलब विद्युत धारा गुणा समय, तो एम्पियर कूलम्ब क्यू बराबर होता है IT, तो एम्पियर और समय को T, ये कूलम्ब का हो गया। अब इसको हल कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो हमें पता लग जाएगा बीमा क्या हो जाएगी, m हो गया L की घात 3 हो गया देखिए, और T की घात 1 नीचे है, ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, T की घात -3 हो गई, और एम्पियर भी ऊपर जाएगा तो घात माइनस की हो जाएगी 1। तो इस तरह से विद्युत फ्लक्स की मीमा जो है m L की घात 3, T की घात -3, A की घात -1, ये है, बहुत आसान है। अब हम कुछ विद्युत फ्लक्स से संबंधित विशेष परिस्थितियों की बात करेंगे। तो ये परिभाषा नोट कर ली होगी जहां तक है। विशेष परिस्थितियां क्या हो सकती हैं, उसमें हम कोण की बात करेंगे कि जो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच में क्या क्या कोण बन सकते हैं, विशेष करके जो स्पेशल कोण है उनकी बात करेंगे। तो देखिए, विशेष परिस्थितियों में नंबर 1, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, अर्थात विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में हूं, जैसे हमने कहा कि ये कोई क्षेत्रफल है और हमने यहां पर ये क्षेत्रफल लिया, छोटा सा ds है ना। अब ये ds की दिशा है, यही जो है विद्युत क्षेत्र की भी दिशा है। तो इस पृष्ठ से, इस सूक्ष्म पृष्ठ से निकलने वाला सूक्ष्म क्षेत्रफल से बद्ध विद्युत फ्लक्स डी फाई, इसको हम कह लेते हैं, बराबर हो जाएगा E ds cos 0 डिग्री, है ना। cos 0 का मान 1 होता है, तो ये हो गया E ds, डी फाई बराबर हो गया E ds। यानी इस छोटे से क्षेत्रफल से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान हमें E ds प्राप्त होगा, जब इस कंडीशन में हम E और क्षेत्रफल सदिश लेंगे। दूसरा है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, अर्थात विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश परस्पर लंबवत हो। वो कैसी स्थिति बन सकती है, देखिए, ये हमने छोटा सा क्षेत्रफल लिया ये, और इसकी दिशा ये हो जाएगी ds की, और E मान लिया इस तरफ को है, तो ये कोण हो गया 90 डिग्री का। तो उस केस में डी फाई मतलब इससे, अब बार बार हम वो नहीं लिख रहे हैं, हम सूक्ष्म क्षेत्रफल से बद्ध विद्युत फ्लक्स बार बार निकालेंगे। तो यहां डी फाई बराबर हो जाएगा E ds cos 90 डिग्री, और इस स्थिति में cos 90 का मान 0 होता है, तो ये हो गया 0, तो डी फाई का मान 0 हो गया। सूक्ष्म क्षेत्रफल से निकलने वाला या कहें बद्ध जो है विद्युत फ्लक्स का मान यहां पर 0 होगा इस स्थिति में। तीसरी स्थिति है, यदि थीटा का मान 180 डिग्री हो। तीसरा, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री, अर्थात विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के विपरीत हो, मान लिया ये हमारा क्षेत्रफल है, उसका एक छोटा सा भाग लिया हमने ds, अब इसका मान लिया बाहर की तरफ हम इधर की तरफ
लंब डाला तो ये क्षेत्रफल की दिशा हो गई और ये मान लिया ई की दिशा हो गई। तो ये कोण जो है 180 डिग्री होगा। तो अब जो है इस सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या है ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर हो जाएगा ई डी एस कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1, तो डी फाई का मान हो गया -EDS। पूरे क्षेत्रफल से, पूरे पृष्ठ से निकलने वाला यदि हमें फ्लक्स निकालना है तो हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा, है ना। हम केवल अभी यहां पर इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से निकलने वाले फ्लक्स को देख रहे हैं। पूरा निकालना है तो समाकलन कर दीजिए दोनों तरफ, है ना, मान पता लग जाएगा। अच्छा, यहां पर कुछ हमें विशेष बातें याद रखनी है, और क्योंकि यहां पर जो क्षेत्रफल सदिश की बात कही गई है वो थोड़ा हो सकता है कंफ्यूज कर रही हो, क्योंकि क्षेत्रफल तो हमने अभी तक क्या लिया है, अदिश राशि ली है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन क्षेत्रफल सदिश भी हो सकता है। कैसे, जरा इसको 1 मिनट में देख लेते हैं। जैसे मान लिया ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब हमने एक कोई आयत लिया, आयत की लंबाई a है, चौड़ाई इसकी b है, तो ये OA और B और C है। तो OA को यदि सदिश रूप में लिखें तो ये हो जाएगा AI कैप, है ना, और AB को सदिश रूप में लिखें तो BJ कैप, क्योंकि वो y अक्ष के अनुदिश है। तो क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, OA क्रॉस OB, AI क्रॉस AI क्रॉस BJ, तो हो जाएगा AB I क्रॉस J इक्वल टू होता है K। यानी इसका जो क्षेत्रफल आएगा उसकी जो दिशा होगी वो Z अक्ष के अनुदिश होगी, इस दिशा में, क्योंकि ये K वेक्टर आ गया ना। क्लास 11th में पढ़ा था I क्रॉस J बराबर होता है K कैप। ये क्या है, X Y और Z अक्ष के अनुदिश लिए जाने वाले एकांक सदिश है। तो इस तरह से यदि कोई पृष्ठ जो है बंद नहीं है ना, तो हम जो क्षेत्रफल सदिश लेंगे वो उस पृष्ठ के लंबवत तो लेंगे ही लेंगे। देखिए के क्या होगा, x और y दोनों अक्ष के लंबवत ही तो के होता है, z अक्ष होता है। तो इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा जो है वो धनात्मक z अक्ष के अनुरूप या अनुदिश हो गई। अच्छा, इसका हम एरिया ऐसे भी निकाल सकते थे, OC क्रॉस OA। OC क्या है, देखिए ये भी तो B हो जाएगा ना, BJ कैप गुणा OA क्या हो जाएगा, OA तो AI कैप ही रहेगा, तो ये हो जाएगा AB J क्रॉस K, ये हो जाएगा J क्रॉस I बराबर हो जाएगा -K। तो ये जो हमारा क्षेत्रफल आया इसकी दिशा आ रही है, क्षेत्रफल की दिशा आ रही है ऋणात्मक z अक्ष के अनुदिश। तो इस तरह से क्षेत्रफल एक सदिश राशि हो गई और हम उसकी दिशा ले लेते हैं। कैसे लेते हैं ये मैंने समझा दिया है कि उस दिए गए पृष्ठ के हमेशा लंबवत ही लेंगे। अब ये कोई बंद जो है पृष्ठ तो है नहीं, तो या तो इसके अंदर जाती हुई मतलब z अक्ष के अनुदिश लेंगे, या फिर ऋणात्मक z अक्ष के अनुदिश लेंगे, या फिर धनात्मक z अक्ष के अनुदिश लेंगे। यहां पर जैसा कि चित्र मैंने बना रखा है ना। यहां पर कुछ नोट करने वाली बातें हैं, नोट कर लीजिए। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल नंबर 1 है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव दिए गए पृष्ठ या कहें तल के लंबवत ली जाती है। एक बात हो गई। नंबर 2, किसी बंद पृष्ठ के लिए, किसी बंद पृष्ठ के लिए
क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव पृष्ठ पर डाले गए, पृष्ठ पर बाहर की ओर डाले गए, बाहर की ओर डाले गए लंब के अनुदिश होती है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको नॉलेज गेन करने के लिए। तो जैसे मान लिया ये हमारा कोई पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है। किसी बंद पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव पृष्ठ के बाहर की ओर डाले गए लंब के अनुदिश ली जाएगी। जैसे इस पृष्ठ पर हमें यदि क्षेत्रफल सदिश लेना है तो बाहर की तरफ ये लंब डालेंगे, इस पर लेना है तो ये भी बाहर की तरफ ही डालेंगे लंब, यहां पर लेना है तो इसमें भी बाहर की तरफ ही लंब डालेंगे। उसी के तरफ जो है क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी। ये बंद पृष्ठ के लिए जो हम क्षेत्रफल सदिश लेते हैं वो सदैव उस तल के बाहर की ओर, उस तल पर बाहर की ओर जो लंब डाला जाता है उस दिशा में लेते हैं। जैसे मान लिया कोई हमारा ये बेलनाकार पृष्ठ होगा तो यहां पर ये हो जाएगा डीएस की दिशा, यहां पर डीएस लेंगे उसकी दिशा ये हो जाएगी, है ना। इधर लेंगे तो ये दिशा हो जाएगी डीएस की। तो बंद पृष्ठ पर तो हमेशा क्षेत्रफल सदिश की दिशा जो होगी उस पृष्ठ पर बाहर की ओर डाले गए लंब के अनुदिश होगी। अतः यहां पर क्या निष्कर्ष निकलता, अतः बंद पृष्ठ के अंदर जाने वाली विद्युत या अंदर जाने वाला विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, अंदर जा रहा है, जो इस पृष्ठ के अंदर घुस रहा है बंद पृष्ठ के, तो वो जो होगा वो ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक तथा बाहर निकलने वाला फ्लक्स जो होगा वो धनात्मक होगा। ये हम न्यूमेरिकल से और क्लियर करेंगे। जब हम न्यूमेरिकल इससे संबंधित डिस्कस करेंगे तो वहां और क्लियर हो जाएगा। बंद पृष्ठ के अंदर जाने वाला विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक तथा बाहर निकलने वाला फ्लक्स जो होगा वो धनात्मक होगा। ठीक है। अच्छा, और ये फ्लक्स जो है वो किस पर निर्भर करता है ये भी नोट कर लीजिए। नंबर 3, किसी पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स पृष्ठ द्वारा या कहें पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश तथा क्या हमने जो पृष्ठ ले रखा है वो कहाँ रखा है, निर्वात में रखा है या वायु में रखा है, उस पर निर्भर करता है। किसी बंद पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स जो है पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश तथा माध्यम पर निर्भर करता है। ये 3 पॉइंट नोट कर लीजिए, ये काफी काम आएंगे आगे चल करके। आगे बढ़ते हैं और हम अपना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है जिसको हम गॉस प्रमेय या गॉस लॉ कहते हैं उसकी बात करते हैं। ये जो प्रमेय है वो इसी विद्युत फ्लक्स पर आधारित ही है और इसकी सहायता से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो विद्युत फ्लक्स पर आधारित ये प्रमेय है और ये बताती है कि किसी बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स बद्ध होता है।
तो इस प्रमेय के अनुसार या इस नियम के अनुसार वायु या निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है, कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है, उस पृष्ठ के अंदर मौजूद आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये मैंने नोट कर रखा है। वायु या निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो है उसके अंदर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 या ε0 गुना होता है, जहां ε0 जो है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। यानी कोई बंद पृष्ठ है, ये मान लिया गोला है, तो इससे कितना फ्लक्स निकल रहा होगा या इससे बद्ध फ्लक्स जो होगा वो इस नियम के अनुसार पता लगता है कि मान लिया इसके अंदर यदि Q आवेश है, यानी ये जो हमारा बंद पृष्ठ है इसके अंदर Q आवेश मौजूद है, तो इससे बद्ध जो विद्युत फ्लक्स होगा वो तो E.ds होगा ही होगा। भाई ये हमने एक जीरो जैसा समाकलन के चिन्ह के ऊपर हमने ये बना दिया, एक गोला जैसा बना दिया है, तो ये प्रदर्शित करता है कि पृष्ठ जो है वो बंद है। यस लिख दिया तो ये पृष्ठ समाकलन हो गया, बंद पृष्ठ का समाकलन हो गया। तो फाई बराबर हो गया, ये बंद पृष्ठ के लिए यहां पर जीरो लगाते हैं, है ना, जीरो लगाते हैं, या कहें हम एक गोला सा सर्किल सा बना देते हैं, ये बंद पृष्ठ को प्रदर्शित करता है। यदि पृष्ठ खुला है तो ऐसे लगा दीजिए, केवल बंद पृष्ठ है तो लगा दीजिए एक छोटा सा सर्किल जैसा बना दीजिए और बराबर हो जाता है Q/ε0। यही गॉस की प्रमेय है। मान लिया परीक्षा में गॉस की प्रमेय आती है तो निष्कर्ष, मैथमेटिकल निष्कर्ष तो यही है, याद कर लीजिए और साथ में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिख दीजिए। Q क्या है बता दीजिए कि उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा है, और ε0 जो है वो क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, क्योंकि यह पृष्ठ कहां स्थित है, वायु या निर्वात में स्थित है। अच्छा, अब हम इससे पहले इसका अनुप्रयोग डिस्कस करें, अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, इससे पहले हमें एक पृष्ठ की चर्चा करनी पड़ेगी, वो है गॉसियन पृष्ठ। ये गॉसियन पृष्ठ बार बार आएगा और उसको हमें समझना चाहिए। तो ये गॉसियन पृष्ठ होता क्या है, असल में क्या होता है, जब हम गॉस की प्रमेय लगाते हैं, गॉस का लॉ अप्लाई करते हैं कहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, तो हमें एक गॉसियन पृष्ठ लेना पड़ता है। यानी दिए गए आवेश वितरण को किसी पृष्ठ के अंदर बंद करना पड़ता है। वो पृष्ठ जो है एक गोला हो सकता है, एक घनाभ हो सकता है, एक सिलेंडर हो सकता है ना। तो इस तरह से दिए गए पृष्ठ के अंदर हम वो आवेश या आवेश वितरण को बंद करते हैं और तभी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल पाते हैं। तो जिस पृष्ठ द्वारा हम दिए गए आवेश को बंद करते हैं उसी को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ के बारे में तो मैंने लिख रखा है, यह एक स्वैच्छ बंद पृष्ठ होता है जो दिए गए आवेश या आवेश वितरण को परिबद्ध करता है, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। मान लिया ये Q आवेश है, इसको हमें बंद करना है, तो यहां पर हमने एक गोला ले लिया और गोले के अंदर इसको बंद कर दिया, तो ये गोला क्या हो गया, गोला हो गया गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ जैसे गोला हो सकता है या फिर सिलेंडर हो सकता है, इस तरह से ऐसा, ये भी गॉसियन पृष्ठ है, ये भी गॉसियन पृष्ठ है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि गोला कब लेंगे और सिलेंडर कब लेंगे या घनाभ कब लेंगे। यह निर्भर करेगा कि आपका आवेश या आवेश का वितरण कैसा है। तो परिभाषा तो हमने लिख दी, ये परिभाषा हो गई गॉसियन पृष्ठ की, है ना, उदाहरण हो गए गोला, सिलेंडर, घनाभ, है ना। अब गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं, मतलब लेते समय हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए उसकी बात करते हैं। गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं, गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं, लेते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए
परीक्षा में नहीं लिखने को आता है, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि कब हम गोला लेंगे, कब घनाभ लेंगे, कब सिलेंडर लेंगे, है ना। तो नंबर एक बात होती है कि लिया गया गासियन पृष्ठ आवेश या आवेश वितरण के सममित होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ किसी को भी ले लें, कोई भी पृष्ठ ले लें। ऐसा होना चाहिए जो आवेश का वितरण दिया गया है या जो आवेश दिया गया है उसके सिमेट्रिकल होना चाहिए। अभी समझ में आएगा, ठीक है। आवेश वितरण और जिससे तथा क्या कहें, जिससे विद्युत क्षेत्र, जिससे लिए गए पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत हो, दिशा पृष्ठ के लंबवत हो, पृष्ठ के लंबवत हो, लंबवत तथा नियत हो। क्या है कि लिया गया गाजियन पृष्ठ सदैव पृष्ठ आवेश या आवेश वितरण के सममित होना चाहिए, जिससे कि यह पृष्ठ जिससे कि लिए गए पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत हो और नियत हो, मतलब ऐसा ना हो बदल रही हो दिशा। देखिए ऐसा है, यदि मान लिया हमने कोई पृष्ठ लिया और विद्युत क्षेत्र की दिशा उस पृष्ठ के लंबवत नहीं है, नियत भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि गॉस की प्रमेय नहीं लगाई जा सकती। गॉस की प्रमेय तब भी लगाई जा सकती है पूरी तरह से, लेकिन वो बहुत ही हमारे लिए कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगा, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है ना। हो सकता है हायर क्लास में ऐसा हो, है ना। तो हमें तो पृष्ठ लेते समय ध्यान रखना है कि उस पृष्ठ जो हमने लिया है उसके पूरे पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा नियत हो, मान भी नियत हो, है ना। विद्युत क्षेत्र का मान भी नियत हो, उसकी दिशा भी नियत हो और विद्युत क्षेत्र की दिशा उस पृष्ठ के लंबवत हो। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा गाजियन पृष्ठ को लेते समय। जैसे मान लिया कोई आवेश है, ये बिंदु आवेश है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गोला लेंगे। यदि मान लिया आवेश जो है किसी तार पर है, वितरित है, तो यहां पर हम क्या लेंगे, एक सिलेंडर लेंगे, है ना। अब यहां पर जो आवेश वितरण है, इस सिलिंड्रिकल सरफेस जो हमारा गाजियन पृष्ठ है वो एक बेलनाकार पृष्ठ हमने लिया है, वो इस आवेश वितरण के सममित है, और ये बिंदु आवेश जो है इस गोले के सममित है। सिमेट्रिकल हमें लेना पड़ता है गाजियन पृष्ठ, है ना। और ये बात ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है पृष्ठ के लंबवत न हो तो गॉस प्रमेय फेल हो जाएगी। नहीं, फेल नहीं होगी, लेकिन हमारा कैलकुलेशन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा पहले से ही मान करके ले लेते हैं कि गाजियन पृष्ठ जो है वो हमेशा इस तरह से लेना पड़ेगा जिससे कि हमारा जो आवेश वितरण है और लिया गया गाजियन पृष्ठ उसके सिमेट्रिकल होना चाहिए। और साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र जो है उस पृष्ठ के लंबवत हो और विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है नियत भी हो और विद्युत क्षेत्र का मान भी नियत हो, कांस्टेंट हो, है ना। तो जैसे हमने विद्युत क्षेत्र विद्युत आवेश लिया, बिंदु आवेश, और ये तो यहां पर क्या होगा, जब हम गोला लेंगे तो विद्युत क्षेत्र जो है इसके पृष्ठ के लंबवत होगा, और क्योंकि आवेश को हमने केंद्र पर ले लिया है तो इस आवेश से इस पृष्ठ की दूरी बराबर होगी, जिससे कि ई का मान पूरे पृष्ठ पर समान होगा और दिशा जो होगी वो पृष्ठ के लंबवत होगी। तो इस तरह से कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। दूसरा पॉइंट ये है, लिए गए पृष्ठ का तल उस बिंदु से गुजरना चाहिए
चाहिए जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। मतलब वो तल लीजिए और जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उस बिंदु से वो तल गुजरना चाहिए। अभी हम जब इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे तो इन बातों का, हम दोनों बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो है गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग हम डिस्कस करेंगे आज, और बाकी बचे हुए आगे आने वाले वीडियोज में करेंगे। तो पहली एप्लीकेशन है, देखिए, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। गॉस प्रमेय भी कहते हैं इसको, लॉ भी कहते हैं, का अनुप्रयोग। और सबसे पहला है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। नंबर 1 है अनंत विस्तार के रेखीय आवेश, या कहें आवेशित तार। रेखीय आवेश का मतलब आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या है हमारे पास? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। एक देखिए चित्र बनाते हैं, एक ये अनंत लंबाई का तार है और जो कि आवेशित है। इसके निकट कोई बिंदु P है जो कि इससे r दूरी पर है। यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पहला काम होगा क्या कि हम एक ऐसा गाजियन पृष्ठ लें जो कि इस आवेश वितरण के सिमेट्रिकल हो, सममित हो, और उसका तल P बिंदु से पास होना चाहिए, क्योंकि P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए हम यहां पर तल ले रहे हैं, वो ले रहे हैं बेलनाकार तल, और ध्यान में रख रहे हैं कि ये जो आवेशित तार है वो इसके अक्ष पर स्थित रहे, और जो बिंदु है जहां पर विद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता ज्ञात करनी है वो इसके वक्र पृष्ठ पर स्थित हो। मतलब हमने r त्रिज्या का एक बेलनाकार पृष्ठ लिया हुआ है जिसकी ऊंचाई जो है वो l है। माना अनंत लंबाई का एक आवेशित तार जिसका रैखिक आवेश घनत्व का मतलब है प्रति एकांक लंबाई पर आवेश, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश, तो वो रैखिक आवेश घनत्व हो गया, है ना। माना अनंत लंबाई का एक आवेशित तार है जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर है Q/L। Q मान लिया इस तार की जो लंबाई L है उस पर Q आवेश है ना, और Q पूरा आवेश है और लंबाई L है, तो प्रति एकांक लंबाई में आवेश कितना होगा? रैखिक आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर हो गया प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, क्या हो गया? Q/L, या कहें Q बराबर हो गया λL। जरूरत पड़ेगी आगे, हालांकि आपको ये सब चीजें ये तो चलो लिख दिया, इसके बाद हम जो लिखने जा रहे हैं वो कोई लिखना जरूरी नहीं है, समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। बिंदु या कहें r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र
की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक आर त्रिज्या का बेलनाकार गासियन पृष्ठ लेते हैं पृष्ठ इस प्रकार लेते हैं पृष्ठ इस प्रकार लेते हैं कि आवेशित तार जो है आवेशित तार बेलन के अक्ष पर स्थित हो। जब वो तार अक्ष पर स्थित होगा और आर त्रिज्या का हमने बेलन लिया है तो निश्चित रूप से पी बिंदु जो होगा वो उसके वक्र पृष्ठ पर आएगा। आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक आर त्रिज्या का बेलनाकार गासियन पृष्ठ इस प्रकार लेते हैं कि आवेशित तार बेलन के अक्ष पर स्थित हो। ये आप लिखो या न लिखो, क्योंकि चित्र बना दिया है तो बात पूरी हो गई, कोई लिखना जरूरी नहीं है। अब हम बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। इसमें देखिए 3 पृष्ठ होंगे, 2 पृष्ठ समतल हैं, एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये समतल पृष्ठ है, समतल है, और ये भी समतल है, और ये कैसा पृष्ठ होगा? वक्र पृष्ठ होगा। इन तीनों पृष्ठों से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? छोटा सा एक क्षेत्रफल सदिश लेते हैं, यहां पर हमने ds लिया, और विद्युत क्षेत्र क्योंकि धनात्मक है ये तार, उसकी दिशा भी यही होगी। यहां पर पृष्ठ देखिए समतल है तो ds की दिशा ये हो जाएगी, लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो यही रहेगी, मतलब यहां पर कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक उसी तरह से नीचे वाले समतल पृष्ठ पर भी ds की दिशा ये होगी, यानी जो क्षेत्रफल सदिश है, और ये हमारा E की दिशा ये होगी। तो यहां पर भी ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। चित्र हमने बना दिया है पूरा, ये मैंने कहा लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें जो लिखना है परीक्षा में वो क्या है कि ये लिखना है, और उसके बाद अब जो लिखने जा रहे हैं वो लिखना है। चित्र अभी हम बना रहने देते हैं और इसको मिटा देते हैं। अब लिखेंगे हम गॉस प्रमेय से लिए गए बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा, देखिए फाई बराबर हो जाएगा बंद जो पृष्ठ है ये, तो ई ds लिखेंगे बंद पृष्ठ। अब ये इस बंद पृष्ठ को 3 पृष्ठों में हम विभाजित कर देंगे। कैसे? एक तो ई ds इसके लिए वक्र पृष्ठ के लिए, दूसरा ई ds लिखेंगे समतल पृष्ठ के लिए, पहला समतल पृष्ठ, फिर दूसरा ई ds लिखेंगे ई डॉट ds दूसरे वाले समतल पृष्ठ के लिए। बराबर क्या होगा? गॉस की प्रमेय लगा रहे हैं तो इस पृष्ठ गाजियन पृष्ठ बंद गाजियन पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान गॉस थ्योरम के अनुसार क्या होगा? Q बटे एप्सिलॉन। अब देखिए यहां पर हम E डॉट ds वक्र पृष्ठ के लिए E और ds के बीच कितना कोण है? 0 डिग्री है। देखिए वक्र पृष्ठ के लिए E और ds एक ही दिशा में है, तो ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ के लिए E ds cos 0 डिग्री प्लस समतल पृष्ठ के लिए E और ds के बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री हो जाएगा। इसके लिए भी वही हो जाएगा, E ds cos 90 डिग्री बराबर हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये शून्य हो जाएगा क्योंकि cos 90 का मान शून्य होता है, ये भी शून्य हो जाएगा। बस हमारे पास ये वाला बचेगा क्योंकि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, वक्र पृष्ठ वाला बचेगा। इसकी जगह हम 0 0
लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? बराबर हो जाएगा ई डी एस। कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस जीरो बराबर हो गया क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ई का मान इस पृष्ठ पर और इस पृष्ठ पर, वक्र पृष्ठ के हर एक बिंदु पर ई का मान जो है वो नियत होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए हम ई को बाहर निकाल लेते हैं। पूरा देखिए, पूरा फैक्ट के साथ समझिए भाई। ये तार जो है पूरे वक्र पृष्ठ से समान दूरी पर है। जो भी जितना भी वक्र पृष्ठ है इस बेलन का, उससे ये इसका अक्ष जो है समान दूरी पर होगा, त्रिज्या r पर स्थित होगा। तो इसलिए ई का मान पूरे वक्र पृष्ठ पर समान होगा। इसलिए हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और समाकलन केवल ds का रह जाएगा। वक्र पृष्ठ है हमारा, बराबर हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब आगे बढ़िए। ये किसका वक्र पृष्ठ का मतलब बेलन का वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वो होता है 2 पाई r यल होगा। यहाँ पर यल इसकी ऊंचाई है, बराबर हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे, ये नीचे चला जाएगा 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट और यल। अच्छा, Q का मान क्या होता है? अभी हमने देखा था Q बराबर होता है लैम्डा यल बटे 2 पाई एप्सिलॉन, पहले लिख देते हैं, R बाद में लिखते हैं, और यल। तो यल से यल कट गया, तो E का मान आ गया लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आ गया फाइनल रिजल्ट। यहां यही सूत्र में इस बार परीक्षा में 2025 की परीक्षा में पूछा गया था, है ना। तो इससे पता लग रहा है कि ई जो है समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है लैम्डा के, और ई जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के। यदि ग्राफ हम निकाल डालें, ई और आर में विशेष करके पूछा जाता है इसका ग्राफ, तो देख लीजिए ग्राफ क्या हो जाएगा। ई और आर का ग्राफ, ई ये है, आर ये है। ये किसका है? अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ कैसे बदलती है। ई जो है व्युत्क्रमानुपाती है तार से दूरी के। ये इस तरह का ग्राफ आएगा हमारा, ई अनुपान आर। और यदि लैम्डा के साथ खींचना चाहें तो फिर तो समानुपाती आएगा, ठीक है, अनुक्रमानुपाती कहें। ई जो है लैम्डा के साथ करेंगे तो जैसे लैम्डा बढ़ेगा वैसे ई बढ़ जाएगा, है ना। लैम्डा के साथ तो ये ग्राफ आएगा, और दूरी के साथ, आर क्या है? दूरी है, तार से दूरी। तो ये ग्राफ हमें मालूम होने चाहिए, सूत्र का निकालना आना चाहिए। मैंने यहां बता दिया है क्या लिखना है, क्या छोड़ देना है। परीक्षा में चित्र बनाना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है कि ये एप्लीकेशन गॉस प्रमेय की बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ में भी आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और अभी से तैयार कर लेंगे। देखिए, छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से आप तैयारी करिए तो आपके लिए बोझ नहीं बनेगी फिजिक्स, नहीं तो फिर इकट्ठा होता जाएगा तो बोझ बन जाएगी। तो यदि आपको ये जो है वीडियो पसंद आया हो तो जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।